हेलो फ्रेंड्स, मैं जामा बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 की विज्ञान, जिसका नाम है परमाणु और अणु, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। पहले और दूसरे वाले वीडियो में हमने परमाणु के बारे में बहुत सारी चीज़ें को जाना है। तीसरे वाले वीडियो में हमने अणु के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अब हम चाहते हैं कि जो आपकी प्रश्नावली के अध्याय हैं उन अध्यायों के प्रश्नों को आप सबसे पहले कर लें, और इसके बाद से 1 और 2 वीडियो में आपके प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इसका जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपके मोल के बारे में है और मोलर संकल्पना के बारे में है, इस सब के बारे में अगले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वाले वीडियो में हम चाहते हैं जितना अभी तक हम पढ़े हैं उससे संबंधित हम सभी के सभी क्वेश्चंस को कर लें। यहाँ देखिए, पहले वाला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, और इसमें क्या है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना। रासायनिक संयोजन होता है, संयोजन करने के बाद से जो चीज़ें बनती है यौगिक के रूप में, वो सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। वास्तव में ये बनता भी है, लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि आपको ये दिखाना है कि ये परमाणु संरक्षण के अनुरूप है। परमाणु संरक्षण का मतलब क्या है? जब हमने आंतवा एन लवाइजे जोसेफ एल्प्रिस्ट के बारे में पढ़ा, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब रासायनिक संयोजन करते हैं तो संयोजन करने से पूर्व तत्वों का जो द्रव्यमान होता है रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद बने यौगिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। वही आपका जो है होता है आपका परमाणु संरक्षण का सिद्धांत होता है। जॉन डाल्टन के हिसाब से भी हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था। तो बस उसी को देखना है कि क्या रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले जो आपके तत्वों के परमाणु तत्वों का जो मात्रा है, उसमें द्रव्यमान की मात्रा है, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद बने हुए तत्व यौगिक का जो द्रव्यमान है क्या वो बराबर है या नहीं है। बस यही हमें लिखना है। तो पहले सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद से हम इसको देखेंगे कि क्या यह क्या यह द्रव्यमान परमाणु संरक्षण के अनुरूप है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखवा दूं या अभिक्रिया नहीं, इसको मैं देख लेते हैं ना कि क्या यह परमाणु संरक्षण के अनुरूप है कि नहीं है। तो अभिक्रिया के पहले तत्वों का द्रव्यमान हम लिख लेते हैं, फिर अभिक्रिया के बाद तत्वों का द्रव्यमान लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखना है ना, आंसर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल में ये तो हमें दिखाना था ना, तो हल में आप सीधे नीचे से लिखिएगा क्या, अभिक्रिया के पहले तत्वों का द्रव्यमान क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5.3 ग्राम ये है, और ये है आपका 6.0 ग्राम ये है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 5 और 6 11.3 ग्राम, यानी कि अभिक्रिया करने से पहले तत्वों का जो द्रव्यमान है वो आपका 11.3 ग्राम है। तो अभिक्रिया करने के बाद बने हुए यौगिक का द्रव्यमान भी कितना होना चाहिए, 11.3 ग्राम। चलिए देखते हैं संरक्षण है कि नहीं है, परमाणु से संरक्षण है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के बाद बने यौगिक का द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ देखिए कितना है, 8-10 सोडियम कार्बोनेट बना है ना, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान है 2.2 ग्राम, और यहाँ से जल का द्रव्यमान है 0.9 ग्राम। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 9 2 11 9 2 11 2 13, 13 का 3 हासिल 1, और यहाँ से 8 2 10 और 1 11.3 ग्राम। आप यहाँ देख रहे हैं कि अभिक्रिया के पहले तत्वों का द्रव्यमान हो रहा है अभिक्रिया करने के बाद बने यौगिक के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है ना। अतः आप लिख सकते हैं अभिक्रिया के पहले तत्वों का द्रव्यमान इक्वल टू अभिक्रिया करने के बाद बने यौगिक का द्रव्यमान, करने के बाद बने यौगिक का द्रव्यमान, ठीक है ना, बराबर है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः परमाणु संरक्षण के अनुरूप है, परमाणु संरक्षण के अनुरूप है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपका यहाँ दिया गया है जल, सॉरी यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन के अगर 3 ग्राम हो तो वास्तव में ऑक्सीजन के कितने ग्राम परमाणु द्रव्यमान लगेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर हम लोग जानते हैं अगर हमें पानी बनाना है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो लेना पड़ता है वो 1:8 के रेशियो में लेना पड़ता है। क्या होगा यदि हाइड्रोजन के 3 ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिया जाए तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के कितने ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिया जाए ताकि इसके बीच में रासायनिक संयोजन हो सके। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक ना, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु रेशियो होता है, द्रव्यमान का रेशियो होता है, वो 1:8 के रेशियो में होना ही होना चाहिए, तभी आपका कहीं का भी पानी बनेगा। चाहे पानी घर का हो, कुएं का हो, शहर का हो, दूसरे देश का हो, कहीं किसी का भी हो, रेशियो कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का 1:8 के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का अगर 1:8 के रेशियो में होना चाहिए तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान 3 ग्राम हो गया, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1 का 3 गुना हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का 8 का 3 गुना यानी कि 24 ग्राम होगा। यानी कि हाइड्रोजन का अगर 3 ग्राम जल मिलता है और ऑक्सीजन का 24 ग्राम जल मिले, हाइड्रोजन का 3 ग्राम अगर द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का 24 ग्राम द्रव्यमान हो तो उस कंडीशन में इसके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएँ होंगी और दोनों अभिक्रियाएँ करने के बाद जल का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको हल में क्या लिखना है, हल में आपको यही लिखना है कि हाइड्रोजन के 3 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, ठीक ना, ये किसका द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान के लिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 का 3 गुना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 8 का 3 गुना, यानी कि 8 × 3 = 24 ग्राम होना चाहिए और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर में आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया है परमाणु इकाई द्रव्यमान क्या है। वास्तव में इससे पहले मैं लिखूँ परमाणु इकाई द्रव्यमान क्या है तो उससे पहले आपको ये तो जान लेना चाहिए कि परमाणु इकाई द्रव्यमान काम कहाँ आता है। किसी भी तत्व का यौगिक का अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि इकाई परमाणु द्रव्यमान लेकर हम उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालें। अब ये इकाई परमाणु द्रव्यमान है क्या, तो हमने पढ़ा था कि जो इकाई परमाणु द्रव्यमान है वो कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग को हम लोग इकाई परमाणु द्रव्यमान के रूप में परिभाषित करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन 12 के समस्थानिक के 1 परमाणु के 1/12 भाग को अगर हम इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो हमें वहाँ पर हमेशा उसका परमाणु द्रव्यमान पॉजिटिव रियल नंबर आता है और हमें यही चाहिए था, ठीक है ना। तो परमाणु इकाई द्रव्यमान के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, आपको आंसर यानी कि हल में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि कार्बन 12 के समस्थानिक के, ये आपका कार्बन 12 देखिए समस्थानिक कार्बन 12 होता है, ठीक है ना, 6C12 7C12 यानी कि कार्बन के 3-4 पर कई सारे कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन 12 के समस्थानिक हमें लेना है, ठीक है ना, कार्बन 12 के समस्थानिक। एक परमाणु के कार्बन 12 के समस्थानिक के बस कितना परमाणु, हमें एक परमाणु के लेना है, ठीक ना, एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु के द्रव्यमान भाग के एक द्रव्यमान के 1/12 भाग, ठीक है ना, 1/12 भाग को परमाणु इकाई द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले हमें इकाई परमाणु द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी और इकाई परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग को हम लोग इकाई परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसका हल देखिए। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है एक परमाणु को आंख द्वारा देखना क्यों नहीं संभव है।
परमाणु इतने छोटे होते हैं कि परमाणु को हम लोग आंख द्वारा नहीं देख सकते हैं। परमाणु का आकार जो होता है वो नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। इतने छोटे होने के बावजूद हम इसे आंख से नहीं देख सकते हैं। आपको आंसर में यही लिखना है। आंसर में क्या लिखना है कि परमाणु का आकार बहुत छोटा, ठीक है ना। अब बहुत छोटा का मतलब कितना, 10⁻⁹ मीटर इतना होता है ना। बहुत छोटा होने के कारण, यानी कि इतने छोटे होने के कारण परमाणु को, या एक परमाणु को कितना, एक परमाणु का आकार इतना होता है। अब एक परमाणु का आकार, ये इसको मैंने तोड़ा था ना 1 मीटर में, तो कितना खतरनाक हुआ था। तो एक का परमाणु के आकार बहुत छोटा, यानी कि 10⁻⁹ मीटर होने के कारण एक परमाणु को नग्न आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर भी आपको ऐसे ही लिखना है। चलते हैं इसके अगला वाला क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर दिया गया है कुछ बहुपरमाणु आयनों के संकेत व संयोजकता क्या होते हैं। या क्या है, ये आयन दिए गए हैं, इन आयनों की संयोजकता क्या होती है, इसको हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। याद रखिए, जब भी हम तत्व या यौगिकों का जब सूत्र का लिखते हैं कि उसका सूत्र क्या होगा, तो हमें ज़रूरत पड़ती है संयोजकता की। इसलिए हमें इन आयनों की संयोजकता ज्ञात होनी चाहिए। इन्हीं संयोजकता की मदद से हम किसी भी आपका तत्व हो या किसी भी यौगिक का हम लोग रासायनिक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये आपके आयन दिए गए हैं, हम इसकी संयोजकता होते क्या हैं, यही हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में किसी तत्व के अगर जो आयन होते हैं, आयन पर या तो आयन पॉजिटिव होंगे या आयन निगेटिव होंगे। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। पॉजिटिव आयन होंगे, इसका मतलब उसकी संयोजकता पॉजिटिव होगी। निगेटिव आयन होंगे, इसका मतलब उसकी संयोजकता नेगेटिव होगी। यहाँ पर दोनों किस्म को देखने को मिलेंगे। यानी कि जो भी हमारा ऊपर आयन लिखा गया, आयन का मतलब जो भी प्लस या निगेटिव लिखा गया है, प्लस या माइनस लिखा गया है, वो ये तय करेगा कि उसकी संयोजकता निगेटिव है या उसकी संयोजकता आपकी पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो चलिए हम इसके थोड़े से बात कर लेते हैं। यह आपका है सोडियम आयन है। सोडियम है तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, आपका क्या है, प्लस है ना, और +1 रखा है, इसका मतलब इसकी संयोजकता +1 होती है। पोटेशियम, इसकी संयोजकता भी +1 है। आई का सिल्वर की संयोजकता भी +1 है। इसका मतलब इन तीनों की संयोजकता +1। ये कापर के कई सारे समस्थानिक होते हैं, ये कापर फर्स्ट है, इसकी भी संयोजकता क्या है, प्लस है, इसका मतलब +1 है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 प्लस है, यानी कि +2 इसकी संयोजकता। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की +2, कैल्शियम के यहाँ से +2, जिंक का यहाँ से +2, यहाँ से आयरन सेकेंड है, और जिसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, +2। ठीक है ना। यहाँ से देखिए कापर सेकंड, ये कापर सेकंड है, ये आपका कापर फर्स्ट है, ये आपका कापर सेकंड है, और इसकी संयोजकता, इसमें इसकी संयोजकता +1, इसमें इसकी संयोजकता +2 होती है। ये आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो आयन है वो त्रिपरमाणुक आयन है, 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यहाँ देखिए आयरन थर्ड है, इसकी संयोजकता कितनी है, 3 प्लस है, यानी कि +3 हो जाएगी। यानी कि पहले वाले में हमने देखा कि सभी की ऑक्सीडेशन यानी कि संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता सभी के सभी में प्लस है। चलिए हम इसका देखते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है। ठीक है ना। संयोजकता निकालने की विधि है वो आपके अगले चैप्टर में है, अध्याय 4 में है, जब वहाँ पर हम परमाणु के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पर संयोजकता कैसे निकाला जाता है, कैसे इसकी संयोजकता प्लस ही आ रहा है, ये भी हम आपको वहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, हाइड्राइड है, हाइड्राइड की संयोजकता -1 है। अच्छा, ये जो +1 है -1 है, ये वास्तव में है क्या, प्लस देखिए वास्तव में अगर किसी भी आयन के ऊपर प्लस लिखा गया है, इसका मतलब वो आयन धातु है। जिस आयन के ऊपर माइनस लिखा गया है वह आयन आपका अधातु है। सिर्फ इतना जानिए आज के लिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए क्लोरीन अधातु है, इसकी संयोजकता -1 है। ठीक है ना। क्यों, कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। इसका आयन क्या है, निगेटिव है, तो -1 है। यह भी क्या, आयोडाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड -1 है। यह आपका ऑक्सीजन है, जिसे ऑक्साइड कहते हैं, इसकी संयोजकता -2 है। सल्फाइड संयोजकता -2 है। नाइट्राइड, इसकी संयोजकता -3 है। ठीक है ना। जब भी संयोजकता आएगी आपको याद रखना चाहिए, नाइट्राइड है तो उसकी संयोजकता -2, सल्फाइड के लिए भी आपका -2 और ऑक्साइड के लिए भी -2। ऑक्सीजन का बोलते हैं ना, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो -2, ऑक्साइड है ना। यहाँ देखिए NH4, ये आपका क्या है, अमोनियम, अमोनियम की संयोजकता कितनी हो जाती है,
1 हो जाती है, ठीक है ना। इसको नहीं देखना है, ऊपर वाला देखिए +1 है कि +2 है कि +3 है, तो +1 है ना, तो इसकी संयोजकता अमोनियम का +1। ये आपका हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता -1। ये आपका नाइट्राइट है, नाइट्रेट की क्या हो जाती है -1। ये आपका कार्बोनेट, ये दोनों के दोनों आपका कार्बोनेट है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCl3 होता है ना, तो उस कंडीशन में भी ये कार्बोनेट होता है और ये भी आपका कार्बोनेट होता है, जैसे ठीक है ना। तो कार्बोनेट की संयोजकता इसमें -1 है और इस कंडीशन में कार्बोनेट की संयोजकता -2 है। सल्फाइड, सल्फाइड की संयोजकता क्या है, -2 है और इसमें सल्फेट की संयोजकता भी -2 है। इसमें फास्फेट की संयोजकता कितनी है, ऊपर -3 है। तो ये संयोजकता आपको याद रखनी चाहिए और याद हो भी जाएगी, इसमें कुछ खास नहीं है, संयोजकता है तो याद हो जाएगी। जरूरत कहाँ पड़ेगी इसकी, जब हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे, यौगिक का सूत्र लिखेंगे, तो हमें संयोजकता की जरूरत पड़ती है और संयोजकता की मदद से हम वहाँ रासायनिक सूत्र लिख पाते हैं। चलते हैं हम कुछ ऐसे ही रासायनिक सूत्र लिखने, देखते हैं कि उसका रासायनिक सूत्र, नाम से रासायनिक सूत्र कैसे हम लोग लिख सकते हैं संयोजकता की मदद से। सरल यौगिकों के सूत्र दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इन सूत्र को रासायनिक सूत्र में बदलना है। इनके जो दिए गए हैं, अमोनियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। आपको इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है आपकी संयोजकता। संयोजकता इसका मुख्य भूमिका निभाता है। कैसे, बिन संयोजकता को फाइंड आउट किए हुए आप किसी भी तत्व की रासायनिक सूत्र नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य खेल किसका है, संयोजकता क्या है। संयोजकता होते क्या है, किसी भी तत्व की संयोजन करने की जो क्षमता होती है, जोड़ने की जो क्षमता होती है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। प्रत्येक तत्व की अलग अलग संयोजकता होती है। संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में जिसे वैलेंसी बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर हम संयोजकता प्राप्त करना चाहें तो किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे प्राप्त करते हैं, उस तत्व को सबसे पहले आयन के रूप में लिख लेते हैं, उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कितना है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे अगर सोडियम आपका है तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसका मतलब +1 इसकी संयोजकता होती है। यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ सोडियम है तो सोडियम को आयन के रूप में सबसे पहले लिखिए, तो इसको आयन के रूप में ऐसे लिखा जाता है। आयन में जो आपका ये जो आयन है प्लस आयन, यह इसकी संयोजकता को तय करता है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपके पास क्लोरीन है तो क्लोरीन को आयन के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। इसका मतलब क्लोरीन पर कितनी संयोजकता हो जाएगी, -1 संयोजकता हो जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ता है, संयोजकता को नीचे हम लिख दिए हैं, उसके ऊपर से आयस का हटा दिए हैं। अगर आपको क्या करना है, इसमें सूत्र लिखना है इसका, तो हमेशा क्या किया जाता है, इसकी जो संयोजकता आई है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके अवयवों के साथ कर दिया जाता है। अब Na के साथ माइनस प्लस का इसमें कोई खेल नहीं है, सिर्फ माइनस या प्लस का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग लेते हैं। तो Na का 1 में होगा तो इसका मतलब हो जाएगा Na, और Cl का 1 में होगा तो ये हो जाएगा Cl, ठीक है ना। तो इस प्रकार NaCl का फॉर्मेशन होता है और हम इसको करते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ एक बात और देखने वाली बात है, संयोजकता का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ये होता है उसकी आवेश को क्या करना, संतुलित करना होता है, ठीक है ना। माइनस आवेश प्लस आवेश के साथ संतुलित हो जाता है, इस प्रकार वो न्यूट्रल यानी कि यौगिक के रूप में आ जाता है। कुछ और बातें हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर कहें NaCl, चलिए यहाँ पर तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसकी संयोजकताओं को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा जाता है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे बहुपरमाणुक हैं, जिसके रासायनिक जो सूत्र होते हैं आयन के रूप में वो अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कुछ यौगिकों के सूत्र दिए गए हैं, इसको हम लोग रासायनिक सूत्र में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी, ठीक है ना। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें 2 तत्व हैं, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका क्लोराइड है। अच्छा, तत्व का मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला तत्व है तो वो धातु होगा, नेगेटिव आयन वाला अगर कोई तत्व है तो वो आपका अधातु होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सोडियम था, सोडियम प्लस आयन वाला क्या है, पॉजिटिव आयन वाला धातु था, तत्व था, तो उसको हम लोग धातु बोलेंगे। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन अगर ऋण आयन वाला अगर धातु है, तत्व है, तो उसको हम लोग अधातु बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चलिए इसका ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक आपका हाइड्रोजन है, दूसरा आपको क्लोराइड है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को आयन के रूप में लिखिए, क्लोराइड को आयन के रूप में लिखिए, फिर देखिए उसकी वैलेंसी क्या है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन को हम लोग आयन के रूप में, हाइड्रोजन आयन को H+ के रूप में लिखते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 1। क्लोरीन को हम लोग नेगेटिव आयन के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, Cl पर माइनस चार्ज, इसका मतलब इसकी जो संयोजकता आएगी वो आएगी -1, इसकी संयोजकता +1। अब इसमें का संयोजकता को हम लोग हटा देते हैं आयन को, और उसके बाद से इसके जो आयन है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अवयवों के साथ करते हैं, और उसके बाद से जो बनता है वो बन जाएगा H और ये Cl,
ठीक है ना। इस प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होगा वो आपका HCl होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं हाइड्रोजन को, ये आपका हाइड्रोजन और क्लोराइड दो आपके अवयव हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन की संयोजकता +1, क्लोराइड की संयोजकता -1। अब इसके संयोजकता को, वैलेंसी को आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके अवयवों के साथ कर देना है। तो इस प्रकार जो बनता है वो आपका हो जाएगा H और यह Cl, ठीक है ना। इस प्रकार यह इसका रासायनिक सूत्र बन जाता है। याद रखिएगा Cl आपका बड़ा रहता है, कई ऐसे बना देते हैं, या H कर देते हैं या Cl कर देते हैं, नहीं ये सब गलत होता है। Cl आपका अलग है और H हाइड्रोजन आपका अलग है, ठीक है ना। इस प्रकार यह HCl बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दूसरा वाला देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन आयन है, एक सल्फाइड आयन है। तो यहाँ मैं इसको एक हाइड्रोजन कर देता हूँ, सल्फाइड को हमेशा S से, सल्फाइड आयन को, हाइड्रोजन आयन को H+, सल्फाइड आयन को S पर 2 नेगेटिव। सल्फाइड आपका क्या है, अधातु है ना, तो S 2 नेगेटिव। इसका मतलब सल्फाइड का जो संयोजकता होती है वो आपका -2 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फाइड की संयोजकता -2, ठीक है ना, ये आपका +1। अब इनके संयोजकताओं को, इनकी वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके अवयव के साथ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका H और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1 में S से गुना होगा S। इस प्रकार हाइड्रोजन जो सल्फाइड का जो रासायनिक सूत्र आएगा वो आपका H2S आएगा। तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या है, कार्बन है और एक क्या है, क्लोराइड है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है, +4। क्लोरीन के आपका क्लोराइड की संयोजकता वैलेंसी -1, ठीक है ना। अब इनके वैलेंसी संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके अवयवों के साथ कर दो, कितना होगा, या C के साथ 1 का C और Cl के साथ 4 का हो जाएगा, तो CCl4। इस प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र बनता है वो बनता है CCl4, ठीक है ना। यहाँ देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम है और दूसरा आयन है आपका ऑक्साइड आयन है, ठीक है ना, ऑक्साइड आयन है। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, Al पर 3 चार्ज होता है ना, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी एल्युमिनियम की, 3। ऑक्साइड है, ऑक्साइड की संयोजकता होती है -2, ठीक है ना। इस प्रकार लिखते हैं ऑक्साइड आयन को -2। इसका मतलब ये होती है आपका +3 और ऑक्साइड कितना होता है -2। इनकी संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, Al2O3। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होगा वो आपका Al2O3 होगा। यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, या इसमें क्या है, एक कैल्शियम आयन है और एक आपका ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड कैल्शियम की संयोजकता होती है आपका Ca2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होता है। इसका मतलब कैल्शियम का जो संयोजकता होगा वो आपका +2, ऑक्सीजन की संयोजकता -2, ठीक है ना। ये आपका +2 और ये आपका -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा Ca2 और ये हो जाएगा O2। तो आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, लेकिन याद रखिए इसमें क्या है, 2 दोनों में आया है ना, तो हम इसको लिखते हैं वास्तव में CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र बनता है वो बनता है CaO, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र। सोडियम नाइट्रेट, यहाँ देखिए सोडियम है और ये आपका नाइट्रेट है, ठीक है ना, NO3। नाइट्रेट, सोडियम की जो संयोजकता होती है उसे हम इस प्रकार लिखते हैं सोडियम आयन को, इसका मतलब इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। नाइट्रेट है उसे हमें NO3 के ऊपर -1 चार्ज करते हैं, इसका मतलब इसकी संयोजकता -1, इसकी संयोजकता +1। सोडियम की संयोजकता +1, नाइट्रेट की संयोजकता -1। क्रॉस मल्टीप्लाई इनके अवयव के साथ कर दीजिए, कितना होगा यह Na और ये हो जाएगा NO3, ठीक है ना। इस प्रकार सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र आएगा वो NaNO3 आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम की संयोजकता कैल्शियम है और ये दूसरा है आपका हाइड्रोक्साइड है, CaOH, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कैल्शियम की जो संयोजकता होती है तो कैल्शियम को हम लोग लिखते हैं संयोजकता +2 होती है, और जो हाइड्रोक्साइड की संयोजकता होती है संयोजकता वैलेंसी वो -1 होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन की संयोजकता -1 हो जाएगी और इनके जो वैलेंसी है संयोजकता का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके अवयव के साथ कराया जाएगा। इसका मतलब कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कैल्शियम को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, कैल्शियम आयन को कैल्शियम आयन इस प्रकार लिखते हैं, इसकी संयोजकता +2 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता -1। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा और यहाँ से बन जाएगा Ca और OH और ये हो जाएगा 2। इस प्रकार कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसके रासायनिक सूत्र CaOH2 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ देखिए कार्बोनेट, यहाँ पर कार्बोनेट है लेकिन वो सोडियम के साथ है, और चीज़ के साथ कार्बोनेट का अलग होता है।
सोडियम कार्बोनेट दो प्रकार का होता है ना, कार्बोनेट आयन को, HO3 और ये होता है पॉजिटिव आयन, और एक कार्बोनेट होता है CO3 और हमने पढ़ा था शायद 2 नेगेटिव आयन होता है। तो इसमें जो कार्बोनेट वाला होगा सोडियम के साथ वो आपका HCO3 वाला होगा, तो इसमें इसकी संयोजकता कितनी है, +1 है, और सोडियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है, ठीक है ना, +1, और कार्बोनेट की जो संयोजकता होती है HCO3 कार्बोनेट होता है, इसका शायद ये -1 होती है ना, -1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी कार्बोनेट का -1। जब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा NaHCO3 और ये बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का संयोजकता होती है NH4, अमोनियम को लिखते हैं प्लस ऊपर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब इसकी संयोजकता हो जाएगी +1। सल्फेट है, सल्फेट को लिखते हैं SO4 और ये होते हैं आपका 2 नेगेटिव होता है, ठीक है ना, इस प्रकार लिखते हैं सल्फेट को SO4 के बाद 2 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसकी संयोजकता सल्फेट की -2 होती है, ठीक है ना, तो -2 को मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकी संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनके अवयवों का साथ कराते हैं, तो यहाँ से ये बन जाता है NH4 और ये क्या है आपका 2 और यहाँ से SO4, तो अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र बनता है NH4 बनता है, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं इसके आगे वाला भी क्वेश्चंस है, उस अध्याय के जो क्वेश्चंस हैं उसका भी हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र प्राप्त करते हैं। ये तो आपका किताब वाला था जो मैंने आपको करा दिया है, ये भी बहुत जरूरी प्रश्न है, अध्याय के प्रश्न है, अध्याय के प्रश्न को भी मैं करा देता हूँ, बहुत जरूरी है करना, क्योंकि क्लास 9th कोई छोटी मोटी क्लास नहीं होती है, बहुत बड़ी क्लास होती है क्लास 9th अपने आप में, और इसके बाद जो क्लास 10th आएगा ये पूरा क्लास 9th का बेस है, इसलिए जो भी मैं कराऊँ उसको आराम से आप कीजिए, अच्छे से कीजिए। यहाँ पे देखिए अध्याय का प्रश्न है, सरल यौगिक का इसमें सूत्र प्राप्त करना है। सबसे पहले है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड सबसे पहले क्या जरूरी है, वैलेंसी यानी कि संयोजकता बहुत ही जरूरी होती है। संयोजकता उसके बाद से कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले दिए गए तत्वों को आयन के रूप में लिखते हैं, आयन इसका पॉजिटिव या नेगेटिव है वो तय करता है इसकी संयोजकता पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। एक पॉजिटिव आयन है इसका मतलब इसकी संयोजकता 1 होगी, एक नेगेटिव आयन है इसका मतलब संयोजकता -1 हो गई। 2 पॉजिटिव आयन रहेगा तत्व के ऊपर, इसका मतलब उसकी संयोजकता 2 होगी। घबराइए मत, आगे वाला जो चैप्टर है उसमें हम संयोजकता निकालने की विधि भी सीखने वाले हैं, बहुत आसान है निकालना, मैंने आपको बताया भी है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सोडियम और ऑक्साइड, इसमें 2 तत्व हैं, एक आपका है सोडियम, दूसरा है आपका ऑक्साइड। तो सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है, ऑक्साइड का जो संकेत होता है वो आपका O होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अगर सोडियम और ऑक्साइड को आयन के रूप में लिखा जाता है तो सोडियम के ऊपर प्लस आयन लिखते हैं, ऑक्साइड के ऊपर -2 आयन लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम की संयोजकता हो जाएगी +1 यहाँ से +1, और ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड की जो संयोजकता होगी वो आपका -2 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद से सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए ताकि इनके आयनों को संतुलित किया जा सके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनके संयोजकता के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनके संयोजकता के साथ। माइनस और प्लस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, हमेशा माइनस और प्लस का जो कोफिशिएंट होता है, जो नंबर्स होते हैं पूर्णांक नंबर, उनका करते हैं अवयव उसके तत्वों के साथ। तो Na के साथ 2 का होगा तो ये हो जाएगा आपका Na2 और यह हो जाएगा O। इस प्रकार सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो आपका होगा Na2O, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम और क्लोराइड यहाँ पर 2 अलग अलग क्या है आयन है। एल्युमिनियम को आयन के रूप में लिखिए, क्लोराइड को आयन के रूप में लिखिए। एल्युमिनियम को जब आयन के रूप में लिखते हैं तो इसकी संयोजकता हो जाती है, इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं Al3 चार्ज। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है 3, और क्लोराइड है, क्लोराइड को अगर आयन के रूप में लिखेंगे तो ये होता है Cl -1 चार्ज, ठीक है ना। इसका मतलब एल्युमिनियम का जो क्या है संयोजकता है वो आपका +3 है, यहाँ से +3 मिल जाता है, और यहाँ से क्लोराइड की जो संयोजकता है -1 मिल जाता है, और इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बन जाता है आपका AlCl3 बन जाता है, ठीक है ना। Al के साथ 1 का कराएंगे Al, Cl के साथ 3 का कराएंगे Cl3, और इस प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र प्राप्त होता है। सोडियम सल्फाइड है, ठीक है ना। सोडियम है, यहाँ पर एक आयन के रूप में लिखेंगे तो Na+ चार्ज, और सल्फाइड है यह होता है यस पे सल्फाइड है ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज शायद होता है, सल्फाइड 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब सोडियम का कितनी संयोजकता हो जाएगी, +1 यहाँ से हो जाएगी, और सल्फाइड की संयोजकता यहाँ से -2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए ताकि इनके आयनों को संतुलित किया जा सके। और उसके बाद से होगा यहाँ से Na2 और यस हो जाएगा सोडियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा।
बहुत आसान है रासायनिक सूत्र लिखना। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का होता है +2, मैग्नीशियम का होता है आयन के रूप में लिखेंगे तो Mg का पार +2 और हाइड्रोक्साइड को आयन के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 चार्ज। इसका मतलब इसके जो आयन होता है वो उसकी संयोजकता को प्रदान करता है, तो +2 मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी, -1 हाइड्रोक्साइड की संयोजकता हो जाएगी। और इस प्रकार इनके संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा MgOH और ये हो जाएगा 2। और इस प्रकार आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। बने हैं चैनल के साथ तो याद रखिएगा सभी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा कि एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको याद करना है। यह क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अध्याय का ही है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित सूत्रों का प्रदर्शित यौगिकों का नाम लिखा है, यानी कि इसमें रासायनिक सूत्र दिया गया है, यौगिक का नाम लिखना है। पहले वाले में यौगिक का नाम दिया गया था और हमें रासायनिक सूत्र इसका प्राप्त करना था, तो यहाँ को उल्टा करना है। यह क्या है, एल्युमिनियम है, यह क्या है, सल्फेट है, ठीक है ना। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए इसमें 2 तत्व कौन कौन से हैं, 2 आयन, एक आपका सॉरी, एक आपका एल्युमिनियम है, दूसरा आपका सल्फेट है। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ देखिए दूसरा, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा और यहाँ आपका पांचवा। यहाँ देखिए 2 आयन कौन कौन से हैं, 2 आयनों को किस प्रकार संतुलित किया गया है, एक आपका कैल्शियम है Ca और दूसरा आपका क्लोराइड है। तो इसका अगर देखा जाए यौगिक का नाम क्या होगा, कैल्शियम और क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ देखिए पोटेशियम सल्फेट, 2 आयन है ना, पोटेशियम और एक बन जाएगा आपका सल्फेट। यहाँ देखिए पोटेशियम और ये क्या है, नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट का क्या होता है, पोटेशियम का +1 नाइट्रेट का -1, तो इसका मतलब +1 संयोजकता -1 संयोजकता के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके वो न्यूट्रल हो जाएगी, यह बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये भी आपका पोटेशियम और ये बन जाएगा नाइट्रेट, ठीक है ना। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है, कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब -2 होती है। तो यहाँ से जो बनता है वो आपका कैल्शियम संयोजकता यहाँ से +2 बन जाएगा और यहाँ से कार्बोनेट और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2 बन जाएगी, ठीक है ना। और इस प्रकार इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा CaCO3 और यहाँ से 2 बन जाता है, तो 2 को नहीं लिखा जाता है, CaCO3 को लिखा जाता है। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कैल्शियम और यहाँ से हो जाएगा कार्बोनेट, ठीक है ना। इस प्रकार इस अध्याय के जो प्रश्नावली है वो यहीं पर समाप्त होता है। चल रहे हैं हम इसके थोड़ा सा अगले प्रश्नावली पर। अगला प्रश्नावली वो भी देखते हैं क्या है, वो भी बहुत। अध्याय का जो दूसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आणविक द्रव्यमान मतलब इकाई परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इकाई परमाणु द्रव्यमान, चलिए बताइए इकाई जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसका मूल इकाई द्रव्यमान मूल परमाणु इकाई द्रव्यमान किसको मानते हैं, तो आपको मालूम होगा ना, कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग को हम लोग इकाई परमाणु द्रव्यमान के रूप में मानते हैं। अगर किसी तत्व का इकाई परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हमें मूल इकाई द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 हिस्सा लेकर निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है यौगिक, कुछ यौगिक दिए गए हैं। हालांकि ये अणु है, हाइड्रोजन के अणु होते हैं, ऑक्सीजन के अणु, क्लोरीन के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है आपका यौगिक के अणु है। यह भी आपका यौगिक का अणु, यौगिक का अणु, यौगिक का अणु, यौगिक का अणु और ये आपका यौगिक यानी कि कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन की सिर्फ ये हाइड्रोजन के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, हाइड्रोजन के अणु होंगे, ना कि यौगिक के अणु होंगे, ठीक है ना। यह 2 या 2 से अधिक 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना, N और S से मिलकर बना हुआ है, 2 तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए आपका यौगिक का परमाणु होता है। और यहाँ से यौगिक का अणु, ये भी आपका ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना हुआ है, तो ऑक्सीजन का अणु, इसमें भी एक ही प्रकार के तत्व हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्लोरीन के अणु होंगे, ठीक है ना। तो अणु और परमाणु के बारे में तो हमने पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में चर्चा करने से कुछ फायदा नहीं है। हमें निकालना क्या है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, मतलब इकाई परमाणु द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, तो वो भी बहुत आसान है इकाई परमाणु द्रव्यमान निकालना। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान में 2 से गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान में जब 2 से गुणा करेंगे तो आपका इकाई परमाणु द्रव्यमान में बदल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको करके देखते हैं, इसको सबको करके देखते हैं।
सबका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, सबका निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। नमूना बेकार है। आणविक द्रव्यमान, आणविक का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ देखिए, तो हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 गुणे और ये हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना, 2 गुणे ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान। ये कितना होगा? यहाँ देखिए, 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका? 1 होता है ना, गुणे 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, और इसे आणविक द्रव्यमान को यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान आएगा वो क्या आएगा? 2 यूनिट आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 इक्वल टू हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा यूनिट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का एकाक परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो 32 यूनिट आएगा। यहाँ देखिए, क्लोरीन है ना, एक है क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 17 दूना 34 35.5 होता है, ठीक है ना। तो इसका निकालेंगे तो 2 गुणे 35.5 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 71 यूनिट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, इकाई परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, और प्लस, और इसमें किससे मिलकर बना है? 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु द्रव्यमान 6 सम संख्या है, उसका डबल उसका डबल इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 का हो जाएगा, और सॉरी 12 परमाणु द्रव्यमान। और ऑक्सीजन का होता है आपका 8 परमाणु क्रमांक होता है, 8 आपका सम संख्या है, तो परमाणु द्रव्यमान सम संख्या का डबल यानी कि 16 हो जाएंगे, और 16 दुना ये 32 हो जाएगा। और इस प्रकार 32 और 12 हो जाएगा आपका 44 यूनिट, और यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। CH4, यह क्या आपका मेथन है, CH4। तो मेथन यानी कि C का कितना होता है? इसका मतलब C का परमाणु द्रव्यमान, सबसे पहले अगर यौगिक के रूप में है तो उसको अलग अलग तत्वों के रूप में तोड़ना है, ठीक है ना। तो ये C का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, और का प्लस ये क्या है? 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 4 से गुणा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा यूनिट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। C2H4, इसका मतलब 2 गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, का परमाणु द्रव्यमान, और प्लस आपका क्या है? हाइड्रोजन है ना, और 6 से गुणा हुआ है, इसका मतलब 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 6 से गुणा होगा, 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30, और ये हो जाएगा यूनिट, और ये हो जाएगा आपका आंसर। C2H4 है क्या? यहाँ देखिए, C2H6, C2H4, तो ये हो जाएगा यही 2 गुणे ये आपका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, और प्लस 4 गुणे ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा आपका 24, और प्लस 4 से गुणा होगा 4 1 में, तो ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा यूनिट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अमोनिया है NH3, इसका मतलब नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। अब लिख लीजिएगा हिंदी में, हाइड्रोजन का, मैं ऐसे प्रदर्शित करते हूँ, इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि मतलब नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। नाइट्रोजन का कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक होता है 7, जो कि विषम संख्या है, तो परमाणु द्रव्यमान 7 से दुगुना और 1 ज़्यादा, तो 7 गुना 14, 1 15। तो नाइट्रोजन का इसमें परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 15, और प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, और ये हो जाएगा 15 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 18 यूनिट, और ये हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं है। CH3OH। अब यहाँ देखिए, इसमें कितने तत्व हैं?
कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो सबका अलग अलग निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। चौथा वाला कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 जो कि आपका सम संख्या है, तो परमाणु द्रव्यमान इससे डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 3 से गुणा होकर 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो परमाणु द्रव्यमान 8 से डबल यानी कि 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 12 3 15 और प्लस 16 1 17 और जो आपका हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा यूनिट और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार आप परमाणु द्रव्यमान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। तो हमने जो पढ़ा था उसी को अभी बेस लेकर हम सभी के सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद से अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मुझे कराना है तो मैं उसे करा देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कहा गया है सूत्र इकाई द्रव्यमान। देखिए आणविक द्रव्यमान पूछे या सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछे, दोनों का मान एक ही होता है। तो हमें क्या करना है, दिए गए यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया है क्या, ये वैल्यू लेकर ज्ञात करना है कि जिंक का जो परमाणु द्रव्यमान होता है आपका इकाई परमाणु द्रव्यमान 65 यूनिट होता है, सोडियम का 23 होता है परमाणु द्रव्यमान, पोटेशियम का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ये वास्तव में होता भी है, ठीक है ना। तो इसको लेकर हमें इसको सॉल्व करना है। तो बस इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ZnO या ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है, तो इसका मतलब जिंक का परमाणु द्रव्यमान प्लस आपका क्या है, ऑक्सीजन है ना, दो आपके पास इसमें कंपाउंड है, दो अलग अलग तत्व हैं, तो अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान। तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 65 यूनिट दिया है, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 यूनिट होता है। और इस प्रकार 65 और 16 मिलकर आपका हो जाएगा 60 70 80 81 यूनिट और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 गुणे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस आपका है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो आपका है 2 सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। तो इस प्रकार 23 गुना 46 और प्लस 16 और ये हो जाएगा 6 6 12 5 1 6, ठीक है ना, 62 यूनिट हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यह क्या है, यह देखिए पोटेशियम, ये आपका कार्बोनेट, इसका मतलब यह क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है और इसका हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पोटेशियम में किससे 2 से गुणा किया गया है, इसका मतलब 2 गुणे K यानी कि पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस यह क्या है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और प्लस यह क्या है 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन में 3 से गुणा किया गया है ना, इसलिए मैं 3 से इसमें गुणा कर दिया हूँ। 2 पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 39, कार्बन का परमाणु द्रव्यमांक शायद 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 गुना 16 और 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो परमाणु द्रव्यमांक 8 से डबल जो कि सम संख्या है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 39। अगर 40 रहता तो ये 80 रहता, तो लेकिन 1 कम है तो वहाँ से 2 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 78 और प्लस 12 और प्लस 48। यहाँ देखिए 78 और 12 80 10 90 और प्लस हो जाएगा 48 इक्वल टू हो जाएगा 9 4 13 और 129 और ये आपका यूनिट और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अब इस अध्याय के सभी प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, जो करने वाले हैं अब वो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मोल के बारे में, मोल संकल्पना के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 और बचे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से आपको यह भी कर ले। यहाँ है पानी, पानी का हमें आणविक द्रव्यमान यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। यह आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो करते हैं ना, क्योंकि हम जितना करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा और आपके लिए भी उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है ना, इसका मतलब 2 और गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और प्लस ये क्या है ऑक्सीजन, ठीक है ना, का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, का परमाणु द्रव्यमान। इसका परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का होता है आपका 1 और ये हो जाता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो परमाणु द्रव्यमान 8 सम संख्या है तो इसका डबल यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार 16 2 18 यूनिट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन हाइड्रोक्साइड में भी आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो यह क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 गुणे क्या हाइड्रोक्साइड में 2 से गुणा किया गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन में भी 2 से गुणा किया गया है और हाइड्रोजन में भी 2 से गुणा किया गया है। तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान गुणे 2 गुणे आपका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। ये हो जाएगा यहाँ से मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12 होता है जो कि सम संख्या है, तो इसका 24 हो जाएगा सीधे परमाणु द्रव्यमान और प्लस
यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8, परमाणु द्रव्यमान 16 और 16 दूना 32 और प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 24, 2 26 और प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 8 और 3 2 5 58 यूनिट और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसका मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक प्लस आपका क्लोराइड का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान, क्रमांक लेकर क्या करेंगे आप, क्रमांक की सहायता से तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान याद करते हैं ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और 11 जो आपकी विषम संख्या है तो परमाणु द्रव्यमान 11 से 2 गुना और 1 ज़्यादा यानी कि 23 हो जाएगा। और प्लस क्लोरीन का होता है 17 होता है परमाणु क्रमांक तो इसका 35.5 हो जाएगा। और इस प्रकार 35 3 ये हो जाएगा आपका 58 और 0.5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसका मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक प्लस आपका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। मैं क्रमांक बोल देता हूँ ना तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा क्योंकि मैं गलत बोल रहा हूँ। सोडियम का होता है आपका 23, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, हाइड्रोजन का होता है 1। इसका मतलब 6 7 3 यहाँ देखिए 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसका मतलब होगा 16 1 17 यानी कि 6 6 1 7 7 3 10 2 3 और 1 4 40 ये आपका यूनिट और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका परमाणु द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मोल क्या होते हैं और फिर मोलर संकल्पना क्या होती है इसके बारे में चर्चा करने।